तो इन सब झंझटों से बचने के लिए मैं अपना कुछ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो किसमें मूव करूंगा, रियल एस्टेट में। मैं काफी टाइम से रियल एस्टेट खरीद भी रहा हूं और अब थोड़ा ज्यादा अग्रेसिवली खरीदूंगा और आपके पैसे हो जाएंगे 4 गुना। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। एक्सट्रीमली वॉलेटाइल इन्वायरमेंट होता है तो उस टाइम पे टेक्निकल ट्रेडर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा लूज करते हैं। हाय एवरीवन, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी लाए, बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करे, बहुत सारी हैप्पीनेस क्रिएट करे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आज का वीडियो शूट कर रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 सिंपल स्ट्रैटेजीज और 8 सिंपल बातें करूंगा अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, जिस हिसाब से आपको 2023 में निवेश करना चाहिए। एंड ये स्ट्रैटेजीज यूज करते हुए मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आप काफी पैसा बना पाओगे। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एंड पॉइंट वाइज फॉर्मेट में डिस्कशन करते हैं। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो आप 2023 में यूज कर सकते हो और इनफैक्ट करनी भी चाहिए, वो है बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी। तो बाय ऑन डिप्स का मतलब क्या होता है मैं आपको फटाफट बता दूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि 2023 में ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे और ऑब्जर्व करोगे पिछले एक साल का डेटा, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज मूवमेंट में है। साइडवेज का मतलब कि नीचे गिरता है फिर ऊपर आता है, नीचे गिरता है फिर ऊपर आता है, नीचे गिरता है फिर ऊपर आता है। तो क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है 2023 में? अब इसका अनुमान लगा पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करें तो अभी बात ये निकल के आ रही है कि हर कोई, ऑलमोस्ट एवरी मेजर एजेंसी, एवरी मेजर सरकार, इकोनॉमिस्ट, सबके सब यही बात बोल रहे हैं कि देखो 2023 बहुत वॉलेटाइल ईयर होने वाला है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वॉलेटिलिटी का मतलब होता है मार्केट का नीचे गिरना, ऊपर चढ़ना, नीचे गिरना, ऊपर चढ़ना, नीचे गिरना, ऊपर चढ़ना। अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पहला हाफ जो होगा 2023 का वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा और सेकंड हाफ में हमें क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट जा कहां रहा है। तो आप जो ये ट्रेंड देख रहे हो पिछले एक साल का, इसकी बहुत अच्छी संभावना है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, ये कहना है डॉक्टर गीता गोपीनाथ जी का भी। वो डेप्यूटी डायरेक्टर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। मैंने उनका एक पूरा इंटरव्यू का एनालिसिस भी प्रेजेंट किया है। आप जाके कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी देख सकते हो और पूरा वीडियो समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरे वीडियो नहीं देखना है और मुख्य बात जाननी है, तो मुख्य बात यह है कि जो अभी पिछले एक साल में आप ट्रेंड देख रहे हो मार्केट के ऊपर नीचे चढ़ने का, उसकी संभावना या प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो फर्स्ट हाफ में भी वैसा ही रहे 2023 में। तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट लेसन क्या निकल के आता है? बहुत सिंपल सा लेसन निकल के आता है। तो हम कब खरीदें? हम बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करें, तब ना खरीदे जब मार्केट ऊपर दौड़ लगा रहा है। तो इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात निकल के आती है कि 2023 में जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमी के, मैं स्टॉक मार्केट के नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि मैं इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूं। चाहे आप इंडिया की इकोनॉमी उठा लो, चाहे आप यूएस की इकोनॉमी उठा लो, सब जगह फिर से अनुमान यही लगाए जा रहे हैं कि देखो ग्रोथ रेट जो है इंडियन इकोनॉमी का भी और यूएस की इकोनॉमी का भी वो स्लो डाउन होगा। इनफैक्ट यूरोपियन नेशंस के तो बाजे बजे हुए हैं, उनकी तो ग्रोथ रेट में कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है खास, और इकोनॉमी काफी डामाडोल है वहां पे। अभी इंडिया में क्या सिनेरियो है? इंडिया में एक एवरेज सा सिनेरियो है। ऐसा नहीं है कि हमारा ग्रोथ रेट बहुत तेजी से दौड़ पड़ेगा और ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब कर रही है हमारी इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक शेप में है, ऐसा कोई इसमें मेजर क्राइसिस नहीं चल रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी फास्टर रेट पे ग्रो करेगी। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बहुत अच्छा टाइम आ गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कहां ये जा रहा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट है। पूरी दुनिया में अंधकार फैला हुआ है और इंडिया एक लाइट की तरह एक्ट कर रहा है, तो जो बहुत अच्छा साइन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो दुनिया में नेगेटिव इंपैक्ट चल रहा है उसका इंपैक्ट भारत पे नहीं होगा। 100 बातों की एक बात, आप पूरा के पूरी ये कहानी एक सिंपल ग्राफ से समझ सकते हो कि अगर आप ये ग्रोथ रेट एनालिसिस करो भारत की इकोनॉमी, तो आपको पता चलेगा कि 2016 से भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट गिर रहा है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ इकोनॉमिक डेटा दिखा रहा हूं। जो इकोनॉमिक डेटा कह रहा है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो 2016 से सिचुएशन इतनी बहुत अच्छी नहीं है एंड इकोनॉमी स्लो डाउन में है। इनफैक्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी भी स्लो डाउन कर रही है एंड उसकी वजह से भारत की इकोनॉमी भी स्लो डाउन कर रही है। तो इसका सिंपल सा ये मैसेज निकल के आता है कि 2023 में हमें ऐसे कोई फायरवर्क्स नहीं दिखेंगे, बहुत तेजी से इकोनॉमी नहीं दौड़ने वाली। अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये सब बातें नहीं कर रहा। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि इकोनॉमी में ऐसा कोई ब्राइट लाइट अभी चमकती हुई नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट दौड़ पड़ेगा। सो ये सिर्फ इतना सा मैसेज है। अब आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में? बहुत सिंपल सी चीज है कि आप जो भी एग्रीगेट कर रहे हो स्टॉक्स, जैसे मान लो HDFC बैंक एग्रीगेट कर रहे हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर एग्रीगेट कर रहे हो, तो उसमें आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखना और बहुत जल्दी जल्दी एग्रीगेट मत करना, थोड़े से टाइम स्पैन को फैला के करना। अब आप में से कई लोगों का सवाल आता है कि यार हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, बुरे स्टॉक्स कौन से हैं? जैसे कई बार आप तो अपनी कमेंट्री दे देते हो कई बार कि आपने HDFC बैंक पे दे दी या आपने एशियन पेंट्स पे दे दी, लेकिन मेरे पास तो कोई दूसरा स्टॉक है, तो मुझे उसमें और पोजीशन बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, कैसे फिगर आउट करूं? तो उसके लिए आप टिकर टेप पे जा सकते हो और वहां पे आप फोरकास्टिंग एनालिसिस चेक कर सकते हो। उसमें काफी सारे एनालिस्ट अपनी कमेंट्री देते हैं, तो उससे आपको एक
अच्छा ग्रोथ सिनारियो भी पता चल जाएगा, एक बेसलाइन सिनारियो भी पता चल जाएगा और एक वर्स्ट केस सिनारियो भी पता चल जाएगा हर एक स्टॉक के बारे में। तो उस चीज को आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फैक्टर इन कर सकते हो। अगर आपको टिकर डेव का ये फीचर अच्छा लगता है और आप यूज करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक को यूज करते हुए 20% का डिस्काउंट भी पा सकते हो। 2023 में मेरी तीसरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि मैं ज्यादा हार्ड एसेट्स एक्वायर करूं कंपेयर टू पेपर एसेट्स। तो मैं आपको फटाफट छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू बता देता हूं हार्ड एसेट और पेपर एसेट में डिफरेंस। तो जो भी हार्ड एसेट होता है उसकी सप्लाई क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल एस्टेट मानो, जैसे कि फ्लैट्स हो गए, जैसे कि लैंड हो गया, जैसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, तो क्या सरकार इसको प्रिंट कर सकती है या आराम से इसकी सप्लाई इंक्रीज कर सकती है? तो जवाब आता है नहीं। तो इसलिए ये जो एसेट्स होते हैं इनको कैटेगराइज करा जा सकता है हार्ड एसेट या नॉन पेपर एसेट्स। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर आप सॉफ्ट एसेट्स की बात करो तो जैसे कैश हो गया या फिर स्टॉक्स हो गए या फिर बॉन्ड्स हो गए, तो क्या सरकार इन्हें क्रिएट कर सकती है? जवाब आता है हाँ, वो उनको एक तरीके से क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल पैसा तो डायरेक्टली छाप देगी, सिमिलरली बॉन्ड्स भी वो डायरेक्टली छाप देगी। तीसरी चीज, अगर सरकार को स्टॉक्स के रेट बढ़ाने होंगे या गिराने होंगे तो उसको भी वो बहुत आराम से कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एब्सोल्युटली जीरो कर दे या फिर रियल एस्टेट पे 90% टैक्स लगा दे या फिर गोल्ड पे 90% टैक्स लगा दे, तो कहां जाएगा आपका पैसा? आपका पैसा मोस्टली जाएगा स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स में भी वो एक तरीके से सप्लाई डिमांड मैनेज कर सकती है। सिमिलरली अगर सरकार को मान लीजिए येस बैंक को बचाना है तो वो इंस्ट्रक्शन दे सकती है कई सारी पार्टीज को, फॉर एग्जांपल एसबीआई, एलआईसी, कि भाई तुम जाके येस बैंक का स्टॉक खरीद लो। अब वो डायरेक्टली तो नहीं नोटिस निकालेगी, लेकिन बहुत सारे मैकेनिक्स होते हैं जिसके थ्रू इस तरीके के इन्वेस्टमेंट कराए जाते हैं और कराए भी गए हैं येस बैंक में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हार्ड एसेट और सॉफ्ट एसेट या नॉन पेपर और पेपर एसेट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मैं 2023 में थोड़े से ज्यादा हार्ड एसेट्स एक्वायर करूंगा? उसका सिंपल सा रीजन ये निकल के आता है कि यार मैं सरकार पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। अब सरकार का मन करता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने लग जाती है, अब सरकार का मन करता है तो बहुत ज्यादा पैसे छाप देती है। अब सरकार जब भी पैसे छापेगी और अगर मेरा पैसा सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट वगैरह में पड़ा हुआ है तो उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी या उस पैसे की बाइंग पावर कम हो जाएगी। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए मैं अपना कुछ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो किसमें मूव करूंगा? रियल एस्टेट में। मैं काफी टाइम से रियल एस्टेट खरीद भी रहा हूं और अब थोड़ा ज्यादा अग्रेसिवली खरीदूंगा। सिमिलरली मैं बिटकॉइन भी खरीदता हूं। अगेन मेरी तरफ से कोई पुश नहीं है कि आप बिटकॉइन खरीदो नहीं खरीदो, आपको जिस भी एसेट क्लास में कंफर्टेबल लगे आप उस एसेट क्लास में पोजीशन बना सकते हो। लेकिन मैं आपको समझाना सिर्फ ये चाहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ हार्ड एसेट्स होने चाहिए। और जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, रीट्स हार्ड एसेट नहीं है। सिमिलरली अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हो तो वो हार्ड एसेट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तीसरी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी कि 2023 में आपको कुछ हार्ड एसेट में पोजीशन लेनी चाहिए। तो अब चौथा पॉइंट ये आ गया कि अक्षत आप तो खुद स्टॉक मार्केट में इतना निवेश करते हो, तो फिर आप करते क्यों स्टॉक मार्केट में निवेश? आप अपना सारा का सारा पैसा रियल एस्टेट या हार्ड एसेट्स में क्यों नहीं डाल देते? देखिए, इस तरीके की मैक्सिमलिस्ट जो थॉट प्रोसेस होता है कि यार पढ़ेंगे तो 18 घंटे पढ़ेंगे या फिर 0 घंटे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको बीच में कहीं बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। अब हार्ड एसेट्स में भी कई सारी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल जो हार्ड एसेट होता है, चाहे आप गोल्ड देख लो चाहे आप रियल एस्टेट देख लो, तो उसमें ग्रोथ रेट कितना निकल के आता है? अगर आप हिस्टोरिकली एनालाइज करोगे तो आपको ग्रोथ, अगर आप रेंटल यील्ड मिला दो, अगर आप प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन एट अ नेशनल एवरेज निकालो, तो निकल के आएगा कि आपको रियल एस्टेट में 7 से 9% के बीच में रिटर्न मिलेगा सालाना। तो ये ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जब आप पेपर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक अच्छे पेपर एसेट जो इक्विटीज हो गई उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका रिटर्न कितना बन सकता है? हिस्टोरिकली पिछले 20 साल में निफ्टी 50 ने 12-12.5% के रिटर्न के आसपास दिया है। तो अभी मैं थोड़ा सा यंग हूं, तो चाहते ना चाहते हुए भी मुझे अपने पैसे के साथ रिस्क लेनी पड़ती है और स्टॉक मार्केट में डालना पड़ता है और इन पेपर एसेट्स में डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो अच्छा पेपर एसेट होता है, फॉर एग्जांपल स्टॉक, वो थोड़े से ज्यादा रेट से ग्रो करता है कंपेयर टू हार्ड एसेट्स। और अगर आपको पूरी हिस्ट्री जाननी हो कि किस एसेट क्लास का कितना रिटर्न रहा है, तो मैं आपको एक अच्छी स्टडी दिखाता हूं। ये स्टडी करी गई थी यूएस में, तो इंडिया के भी नंबर्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, आप कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हो। और ये स्टडी करी गई थी 1985 से 2020 के बीच में। तो इस स्टडी में जो बात निकल के आई वो ये निकल के आई कि अगर आप इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स, जैसे भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, अफ्रीका के कई सारे इमर्जिंग मार्केट हैं, अगर आप उसमें पैसा डाल रहे हो तो आपका एवरेज रिटर्न बन रहा है 12.5%, जो एक अच्छा खासा रिटर्न है। सिमिलरली अगर आप यूएस के स्मॉल कैप स्टॉक्स में डालते हो तो आपका 9-9.5% रिटर्न बनता है। रीट्स में अगर आप डालते हो तो आपका 8.5% बनता है। जो यूएस का रीट्स है और जो वहां का रियल एस्टेट है वो नेट नेट बराबर का रिटर्न देता है। क्यों? क्योंकि वो एक
डेवलप्ड मार्केट है, वहाँ पे डेटा की क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है। भारत में अभी रीट्स नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड तो सिर्फ मात्र 3.5% रिटर्न देता है। तो मैं आपसे कहना मोटी मोटी बात ये चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में हार्ड एसेट्स और सॉफ्ट एसेट्स दोनों ही होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो आपके अच्छे पेपर एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स, वो काफी तेजी से ग्रो करते हैं और जो हार्ड एसेट्स होते हैं उसको बीट करते हैं। तीसरा पॉइंट, जो हार्ड एसेट्स होते हैं उनकी खुद की यूटिलिटी होती है। वो यूटिलिटी क्या होती है? वो यूटिलिटी ये होती है कि वो आपको एक डूम्सडे सिनेरियो से प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आगे चल के क्वांटिटेटिव ईजिंग अगर ठीक से नहीं हुई, रिसेशन मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ, अगर इंटरेस्ट रेट ठीक से मैनेज नहीं करे गए, इन्फ्लेशन ठीक से कंट्रोल में नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कौन से एसेट बुरी तरह गिरेंगे? पेपर एसेट्स की बहुत बुरी तरह पिटाई होगी। जो आपने हार्ड एसेट्स खरीद रखे हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे उस दौरान। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस फाइनेंस है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में मजा आया है तो आप लाइक बटन जरूर दबा देना, तो इस तरीके के वीडियोस ज्यादा लोगों को एजुकेट कर पाएंगे। अब पांचवा पॉइंट आता है कि इस साल आप टेक्निकल ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मत करना। उसका बहुत सिंपल सा व्यू पॉइंट ये होता है कि जब एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एनवायरनमेंट होता है तो उस टाइम पे टेक्निकल ट्रेडर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा लूज करते हैं। मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूं दो स्टोरी सुना के। सबसे पहली स्टोरी आती है जेसी लिवमोर करके। उनको दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर माना जाता था। इनफैक्ट वो एक पॉइंट पे दुनिया के रिचेस्ट पर्सन थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट को ग्रेट डिप्रेशन के आसपास शॉर्ट करा था और उन्होंने दबा के पैसा कमाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5-7 साल बाद उनको सुसाइड करना पड़ गया। इतनी बुरी हालत हो गई थी क्योंकि उन पर इतनी ज्यादा डेट और लाइबिलिटीज बढ़ गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वो टेक्निकल ट्रेड में उन्होंने बहुत पैसा कमाया, फिर ज्यादा रिस्क लेते गए, वॉलेटाइल एनवायरनमेंट आ गया और उनका पैसा डूब गया। अब मैं आपको दूसरा टेक्निकल पैटर्न बताता हूं जिसको बोलते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इसके बारे में आपने 100 बातें सुनी होंगी कि भाई साहब रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाए तो आप जाके खरीद लेना स्टॉक और आपके पैसे हो जाएंगे 4 गुना। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाता हूं। तो आप देखोगे कि ये तो हो गया एक शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया अनदर शोल्डर। तो अगर आपको इस तरीके के पैटर्न दिखते हैं तो बोला ये जाता है कि इस समय पे जाके आप स्टॉक्स खरीद लो या इंडेक्स खरीद लो। और ये मैं दिखा रहा हूं आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स। तो इसका टेक्निकल टारगेट क्या निकल के आता है? तो यहाँ पे टेक्निकल टारगेट ये निकल के आता है कि देखो 14,000 तक तो निफ्टी पहुंच ही जाएगा फटाफट, आप यहाँ पे खरीद लो। जैसे ही ये टेक्निकल पैटर्न बना होता आपने यहाँ पे स्टॉक खरीद लिए होते। अब हुआ क्या इसके बाद? तो मैं आपको कहानी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हुआ ये कि उसके बाद मार्केट गिर गया बुरी तरह। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उस समय आ गई थी कोविड क्राइसिस। जब भी कोई भी मेजर मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस आती है उस टाइम पे टेक्निकल पैटर्न्स रखे के रखे रह जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। सिमिलरली जब भी दुनिया में वॉलेटाइल एनवायरनमेंट आता है जो 2023 में चलने की पूरी उम्मीद है, तो उस टाइम पे जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स भी होते हैं वो भी अपना पैसा खो देते हैं। जैसी लिवमोर एक एग्जांपल है उस स्टोरी के। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ज्यादा फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस सीखें, चीजों को स्ट्रेटेजिकली पढ़ें एंड तभी पोजीशन बनाएं। सिर्फ टेक्निकल्स के हिसाब से ट्रेड ना लें। आजकल लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे ऐड चला रखे हैं कि आप आ जाओ हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, 4 दिन में आपके पैसे 400 गुना हो जाएंगे। ये सब इन सब चक्करों में मत पड़ना। अब इससे ही रिलेटेड अगला पॉइंट आता है आईपीओ। आजकल वापस आईपीओ ने हवा पकड़ ली और आग पकड़ ली है और इसी आग में बहुत सारी यूनिकॉर्न्स भी आने वाली हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 या 2 सालों में बहुत सारी एग्जिस्टिंग यूनिकॉर्न्स आईपीओ करने वाली हैं। उन्होंने अपने प्लान्स भी अनाउंस कर दिए हैं। अभी आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि वो फाउंडर को इंटरव्यू करेंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे जब आईपीओ लॉन्च होने वाला होगा और उसके बाद आईपीओ का बैठ जाएगा डब्बा। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी थोड़ी बुद्धि लगा के काम करना। एक एग्जांपल से बताता हूं। अभी मामा अर्थ ने अनाउंसमेंट किया है कि वो अपना आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं। तो ये रहे कुछ नंबर्स, आप इसको पढ़िए, मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। तो आप देख सकते हो कि एचयूएल का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 9,000 करोड़। जो उसकी मार्केट वैल्यूएशन अभी है वो है 600,000 करोड़ की। तो इसमें मल्टीपल क्या निकल के आता है? इसमें मल्टीपल निकल के आता है 66। 600,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 9,000 करोड़ से तो आपको मल्टीपल मिलेगा 66। सिमिलरली वन ऑफ द मोस्ट ओवर वैल्यूड कंपनी जो पीई के हिसाब से बोला जाता है वो अभी हाल फिलहाल बोली जाती है अदानी ग्रीन। तो उसमें भी अगर आप यही एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि मल्टीपल निकल के आता है 561। जो मामा अर्थ ने अभी अपने अनाउंसमेंट करे हैं आईपीओ के, उन्होंने बोला कि देखो हमारे प्रॉफिट इस साल है 22 करोड़, हमारा वैल्यूएशन जो हम कर रहे हैं वो है 24,000 करोड़ का। तो उनका मल्टीपल निकल के आता है 1090 का। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार ये खराब कंपनी है अच्छी कंपनी है, मुझे इतना फैशन क्रीम साबुन का ज्ञान नहीं है तो मैं ज्यादा बता नहीं सकता उनके प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन आप मान भी लो कि वो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में और एक दिन चल के एचयूएल का भी बिजनेस ठप कर देगी। तब भी इस हिसाब से इस वैल्यूएशन को खरीदना कोई बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। आप पी गिरने दो, वो कब गिरेगी? जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी या तो उसके प्राइस गिर जाएंगे या फिर उसकी अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप 1-2 साल बाद आराम से
इत्मीनान से खरीदना। ना मैंने जोमेटो के आईपीओ में पैसा लगाया, ना मैंने पेटीएम में लगाया, ना मैंने नाइका में लगाया, ना मैंने पॉलिसी बाजार में लगाया, और मैं एग्जैक्टली सेम बातें तब भी करता था जो मैं अब कर रहा हूं। अब सातवीं सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये है कि आप इस समय बैंकों को थोड़ा सा ज्यादा एग्रीगेट करें। अब आपको कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी कॉन्ट्ररी लगेगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अभी किस तरीके का फेज चल रहा है 2023 में? अभी चल रहा है स्लो ग्रोथ फेज। तो अभी स्लो ग्रोथ फेज अगर चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है, क्योंकि 2016 का मैं फिर से ग्राफ आपको पुट कर देता हूं कि 2016 से ग्रोथ गिर रही है, कभी तो वापस आएगी। हो सकता है 1 साल में आए, हो सकता है 2 साल में आए, हो सकता है 3 साल में आए। तो अगर आपका विजन 5 साल तक का है और अगर ग्रोथ फेज वापस आ गया, तो सबसे ज्यादा रिटर्न ग्रोथ फेज में किस तरीके के स्टॉक्स देते हैं? यूजुअली बैंक्स। मैं आपको एग्जाम्पल से भी बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखें और आपको पता चलेगा कि 2012 से 2016 तक एक ऐसा पीरियड था जब जीडीपी बढ़ रही थी। तो ये तो हो गया क्या? एक्सपेंशन पीरियड। अब इस दौरान बैंकों का क्या हाल रहा वो मैं आपको फटाफट बताता हूं। तो यहां से आप प्राइसिंग हिस्ट्री देख सकते हो कि 2012 में एचडीएफसी बैंक, जो एक अच्छा बैंक था, अगर आपने उसको पकड़ लिया होता तो 225 से वो 2016 तक कितना हो गया था? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया था, 3x ग्रोथ हो गई थी। सिमिलरली अगर आप एक्सिस बैंक उठा लो तो भी आपको अच्छा डेटा दिखेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो आप यहाँ पे सेम एनालिसिस कर सकते हो कि 2011 के आसपास अगर आपने खरीदा होता 250 रुपए के आसपास था, और 2016 में कितना तक पहुंचा था, एंड अगेन ये पहुंच गया था 600 रुपए पे। तो करीब करीब कितना हो गया? 2.5x हो गया। तो काफी अच्छा रिटर्न दिया था। अब आप बोलोगे कि यार आईसीआईसीआई में तो नहीं हुआ था ये। वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि चंदा कोचर का केस आ गया था एंड काफी मिसमैनेजमेंट इश्यूज हो गए थे। तो आप कभी भी अगर ग्रोथ हिस्ट्री उठा के देखोगे कि जब भी इकोनॉमी में एक्सपेंशन होता है तो स्टॉक मार्केट में बैंक्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अभी एक बहुत अच्छा फेज है जहां पे आप बैंकों को एग्रीगेट कर सकते हो, क्योंकि अगले साल ये वॉलेटिलिटी दिखाएंगे। डिप पे खरीदना, ग्रोथ पीरियड में होल्ड करना और जम के पैसे कमाना। अब इससे रिलेटेड फाइनल पॉइंट आता है कि इस स्टेज पे जो हाई डेट कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज हैं उनको कृपया करके ना खरीदें, क्योंकि जब भी एवरेज फेज आता है इकोनॉमी में या फिर ग्रोथ फेज आता है तो भी हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस अच्छा नहीं करते। इसकी भी मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप L&T देखो तो उस आपका भी सेम एनालिसिस कर लेना 2012 से। तो 2012 से अगर अपन 2016 तक देख लें तो 2012 में ये कितने पे था? 750-700 रुपए पे था, और 2016 तक ये कितना पहुंचा? करीब करीब 800-850 रुपए। तो ऐसी कोई बहुत धमाल ग्रोथ नहीं हो गई इसमें। सिमिलरली अगर आप एयरटेल देख रहे हो उसी फेज में जो ग्रोथ फेज था इकोनॉमी का, तो 2012 में कितने पे था? 400 रुपए पे था, और 2016 में और भी कम हो गया। तो ऐसा कोई मेजर बेनिफिट नहीं आता ग्रोथ फेज में भी ऐसी कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज पे जिन पे बहुत ज्यादा डेट चढ़ी हुई है। ये कंपनीज जो हाई डेट होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, ये ग्रोथ दिखाती हैं जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और इनको डेट बहुत कम देनी पड़ती है। तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई। मैं फटाफट चीजें रिकैप कर देता हूं कि आप डिप पे चीजें खरीदो, अगले साल मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। ओवर वैल्यूड चीजें मत खरीदना, बैंकिंग स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। हार्ड एसेट्स को एक्यूमुलेट करना थोड़ा थोड़ा सा शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम लगता है। जब आप 40-50 साल के होंगे तब जाके मे भी आपका टोटल पोर्टफोलियो साइज हार्ड एसेट में 30-40% डेफिनेटली होना चाहिए। तो उसकी तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी रेस लगी हुई है और अभी आपको हार्ड एसेट खरीदने, आप आराम से बाद में खरीदें। रीट्वीट और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के चक्कर में मत रहें। यही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करता हूं। और अगेन आईपीओ का चक्कर छोड़ें, अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां पकड़ें, उसमें निवेश करें और जम के पैसा कमाएं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। एंड मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।